गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, जिसमें आज अपन लोग लर्न करने वाले हैं वही पहले वाला लेसन। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें अपन ने डिस्कस किया था लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन में हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। जनन है आवर्तबीजी पादपों बेटे दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता है और नहीं देखा आपने तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, आज अपन लोग डिस्कस करेंगे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। इट मीन्स SEXUAL सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपन लोग लर्न करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले भी मैंने बता दिया, लेकिन अपन लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, तो अपन लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में, ठीक है, वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक? दो जनक भाग लेते हैं, वह जनन कहलाता है आपका लैंगिक जनन। और वो दो जनक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नर और एक होती है मादा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो यूनिट है ये प्लांट्स के बारे में, पादपों के बारे में। तो मैं बता देता हूँ, जो पादप है उसमें नर को तो कहा जाता है बेटे पुंकेसर। ठीक है, नर को कहा जाता है पुंकेसर और मादा को कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, मादा को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। और आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग क्या होता है? ठीक है, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग क्या होता है? तो वो लैंगिक जनन अंग होता है बेटे पुष्प। क्या होता है? आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग होता है पुष्प। बात करें अपन लोग एक पुष्प की, तो फिलहाल मैं एक थोड़ा सा डायग्राम इसका पुष्प का क्रिएट कर देता हूँ छोटा सा, ताकि बेसिकली तुम्हारे को बता रहे। एक कच्चा डायग्राम। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग बेटे पुष्प की। तो जो पुष्प है, ठीक है, पुष्प जिस भाग पर लगा रहता है या जिस भाग पर टिका रहता है, जैसे कि ये पुष्प है आपके सामने पता है, ठीक है, और ये यहाँ पर टिका हुआ है। तो पुष्प जिस भाग पर लगा हुआ रहता है या टिका हुआ रहता है वो कहलाता है पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन। इट मीन्स ये जगह कौन सी है? पुष्पासन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पुष्प है और ये छोटी सी डाली आती है, अपने को पता है, और अपन लोग किसी पेड़ से तोड़ते हैं तो उसे यहाँ से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो पुष्प जिस भाग के द्वारा डाली या तने से लगा रहता है, ठीक है, ये पुष्प है। पुष्प जिस भाग के द्वारा किसी भी डाली से या तने से लगा रहता है वो कहलाता है उसका पुष्प वरंत। क्या कहलाता है? पुष्प वरंत कहलाता है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी क्या? कि पुष्प जिस आसन पर टिका रहता है वो क्या कहलाता है? उसका पुष्पासन। और पुष्प जिस भाग के द्वारा डाली या तने से लगा रहता है वो उसका क्या कहलाता है? पुष्प वरंत कहलाता है। बात करें हम लोग एक पुष्प की, तो एक जो पुष्प है, ठीक है, वो प्रारूपिक रूप से बेटे उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक पुष्प की बात करें हम लोग तो एक पुष्प में प्रारूपिक रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फिलहाल मैं इस डायग्राम को रीच कर देता हूं। एक पुष्प की बात करें तो पुष्प में प्रारूपिक रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग।
पुष्प का जो सबसे बाहर वाला भाग है, ठीक है, पुष्प का जो सबसे बाहर वाला भाग है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का भीतरी भाग कहलाता है बेटे दलपुंज। क्या कहलाता है? दलपुंज। कैलक्स और कैरोला, अगर इंग्लिश की बात करें तो कैलक्स और कैरोला। तो पुष्प का जो बाह्य भाग है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के भीतर वाला भाग कहलाता है बेटे दलपुंज, और दलपुंज के अंदर वाला भाग कहलाता है पुंकेसर, और दलपुंज के पुंकेसर के अंदर वाला भाग कहलाता है बेटे स्त्री केसर। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। इस प्रकार हम लोग एक पुष्प की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जननांग पढ़ रहे हैं। लैंगिक जननांग की परिभाषा क्लियर हो चुकी है। फिर इसके बाद में बेटे आता है कि पादपों में आवर्तबीजी जो पादप है उसमें लैंगिक जननांग क्या होता है? वो होता है क्या? पुष्प। तो पादपों का लैंगिक जननांग क्या होता है? पुष्प होता है। और एक पुष्प की बात करें, अभी डायग्राम भी क्रिएट किया था, उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग। सबसे बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है, और बाह्य दलपुंज के भीतर वाला भाग कहलाता है दलपुंज। दलपुंज के भीतर वाला भाग कहलाता है पुंकेसर, और पुंकेसर के भीतर वाला भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ठीक है, अब इनमें भी बेटे डिवाइडेशन क्या हुआ है? ये 2 एक है और ये 2 एक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को एक पुष्प में कहा जाता है बेटे सहायक चक्कर। क्या कहा जाता है? सहायक चक्कर। ठीक है, और पुंकेसर और स्त्री केसर को एक प्रारूपिक पुष्प में कहा जाता है जनन चक्कर। क्या कहा जाता है? जनन चक्कर। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें पुष्प को कितने चक्रों में बांटा गया है? 2 चक्रों में। कौन कौन से? सहायक चक्कर और जनन चक्कर। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जनन चक्कर किसे कहते हैं? बाय द वे छोटी सी परिभाषा है, वह चक्कर जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, वह चक्कर जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है वो कौन सा चक्कर कहलाता है? जनन चक्कर कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्री केसर। दूसरी चीज बात करें, सहायक चक्कर किसे कहते हैं? वह चक्कर जो जनन की प्रक्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, वह चक्कर जो जनन की प्रक्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। वो चक्कर कौन सा चक्कर कहलाता है? सहायक चक्कर कहलाता है। और ये चक्कर होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये सहायता कैसे करता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब अपना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन जाएगा। उसके बाद में हम लोग परागण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सहायता कैसे करता है। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं बेटे। ठीक है, लैंगिक जनन में हम सबसे पहले ले लेते हैं नर को। नर में हमारी सबसे पहली इकाई क्या है? पुंकेसर। ठीक है, लैंगिक जनन अंग में हमारी सबसे पहली इकाई क्या है? पुंकेसर। और यहीं से आपका बेटे लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से आपका जो लेसन नंबर 2 है बेटे वो आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसका हमारा नाम है लेसन नंबर 2, जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद। नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इट मीन्स नर और मादा का डेवलपमेंट कैसे होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर का डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग टॉपिक ले लेते हैं बेटे नर। नर का डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहला टॉपिक अपन लोग ये ले लेते हैं, नर क्या होता है। ठीक है, नर हमने पढ़ा है, प्लांट्स की बात करी है तो बेटे नर होता है आपका क्या? पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पुंकेसर। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा खासा है वीडियो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद हमने भी पढ़ा कि जो आवर्तबीजी पादप है उसमें नर में क्या होता है बेटे? पुंकेसर होता है। नर में क्या होता है? पुंकेसर। नर किसे कहते हैं? पुंकेसर को कहता है। ठीक है, बात करें पुंकेसर किसे कहते हैं तो पुमंग की इकाई। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है बेटे? पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, मतलब हमने देखा है कि पौधों में एक ही तो नर होता नहीं है, बहुत सारे नर होते हैं, तो उन सभी नरों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है पुमंग। ठीक है, बहुत सारे
पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। और पुमंग की एक इकाई, इट मीन्स पुमंग का एक अकेला भाग, एक सिर्फ एक नर, वो क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। अब मैं यहाँ पर एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना, जिसे हम लोग लघु बीजाणु परण भी कहते हैं, उसके डायग्राम थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एक प्रारूपिक पुंकेसर की बात करें, ये आपके सामने बेटे एक प्रारूपिक पुंकेसर है। ठीक है, इसका जो प्रारूपिक पुंकेसर है बेटे, ठीक है, वो कितने भागों में बटा रहता है, 3 भागों में बटा रहता है। ठीक है, एक तो होता है तंतु, जिसे पुतंतु भी कहते हैं, दूसरा होता है परागकोश, और तीसरा भाग होता है योजी। तीसरा भाग क्या होता है, योजी। तो पुंकेसर का सबसे नीचे वाला भाग, ये दिख रहा है आपको, पुंकेसर का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है, या पुतंतु। ठीक है, और इसका सबसे पुतंतु के ऊपर वाला भाग जो फूला हुआ है वो कहलाता है बेटे आपका क्या, परागकोश। क्या कहलाता है, परागकोश। ये जो परागकोश है बेटे आपका, ठीक है, और ये परागकोश आपस में यदि हम लोग अंदर से बात करें बेटे, तो ये जो परागकोश है आपस में देखो ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। अगर हम परागकोश की बात करें, यदि एक प्रारूपिक परागकोश को खोलते हैं अपन लोग, तो देखो कितनी पालियां हो गई, 2, एक और एक 2। तो एक प्रारूपिक परागकोश की बात कर रहा हूं बेटे, एक प्रारूपिक परागकोश कितना होता है, द्विपाली होता है। ठीक है, एक प्रारूपिक परागकोश कितने पालित होता है, द्विपालित होता है। कितने पालित होता है बेटे, द्विपालित। और ये दोनों पालियां आपस में जिस जगह जुड़ी रहती है वो क्या कहलाता है आपका, योजी। इसका थर्ड पार्ट वो क्या कहलाता है, योजी। अब बात करें अपन लोग एक प्रारूपिक यदि परागकोश की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें कितनी पालियां होती है, 2 पालियां। यदि हम लोग इसे खोलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक प्रारूपिक परागकोश कितनी पालित होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, ये एक पाली और ये इसकी दूसरी पाली। ठीक है, ये एक पाली और इसकी कौन सी पाली, दूसरी पाली। और प्रत्येक पाली की बात करें तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। आधी बात समझे, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2। तो एक पाली में कितने कोष्ठ हो गए, 2। तो एक पाली को द्विकोष्ठी भी कहते हैं। एक पाली की बात कर रहा हूं बेटे में। ठीक है, एक पाली को कितने कोष्ठ कहते हैं, द्विकोष्ठ भी कहते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3 और 4। तो एक प्रारूपिक परागकोश कितने कोष्ठी होता है, चतुष्कोष्ठी भी होता है। मतलब इसमें कितने भागों में डिवाइड होता है, ये 4 कोष्ठों में बटा रहता है। और इन्हीं कोष्ठों में भरे हुए रहते हैं परागकण। क्या भरे हुए रहते हैं, परागकण। इन्हीं कोष्ठों की बात करें तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ठीक है, ये जो एक प्रारूपिक परागकोश है वो कितने कोष्ठी होता है, चतुष्कोष्ठी और द्विपालित होता है। क्या होता है, द्विपालित। 1 नंबर का क्वेश्चन जो पुट पूछ सकती है, इसे याद रखना बेटी। जो मालवेसी कुल के पादप है, ठीक है, जो मालवेसी कुल के पादप है, उनमें जो परागकोश है, ठीक है, उनमें जो परागकोश है बेटे वो एक पाली होता है, एक पालित होता है। याद रखना, इसे स्टार लगा के। जो मालवेसी कुल के पादप है उनमें परागकोश क्या होता है, एक पालित होता है। इट मीन्स जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, इसके परागकोश कितनी पाली है, 2 पाली। तो जाहिर सी बात है 2 पाली है तो कितने कोष्ठी हो गया, चतुष्कोष्ठी। जबकि जो मालवेसी कुल के जो पादप है उनका परागकोश कितना होता है, एक पालित होता है। तो इसमें कोष्ठ कितने होंगे, द्विकोष्ठी। तो मालवेसी कुल के पादप कितने कोष्ठी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ द्विकोष्ठी पादप होते हैं। तो एक प्रारूपिक पुंकेसर के बारे में शायद लगभग सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अपन लोग रिपीटेशन में ले लेते हैं ताकि अच्छा खासा रहे। बात करें पुंकेसर की बात करें तो एक प्रारूपिक पुंकेसर 3 भागों में बटा रहता है, पुतंतु, परागकोश और योजी। ठीक है, इसके सबसे नीचे वाला तंतुनुमा भाग कहलाता है बेटे पुतंतु या डंठल। इसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। और प्रत्येक परागकोश कितने पाली होता है, द्विपालित होता है। कितने पालित होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, और यदि हम उन पालियों को खोलकर देखते हैं तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश कितने कोष्ठी होता है, चतुष्कोष्ठी संरचना बनाता है। और ये 2 पाली आपस में जिस जगह जुड़ी होती है वो क्या होता है, उसका योजी कहलाता है। ठीक है,
बात करें यहाँ पर ये जो मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनका जो परागकोश है वो कैसा होता है, एक पालित होगा तो कितने कोष्ठी होगा, द्विकोष्ठी होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रारूपिक परागकोश की जो संरचना पुंकेसर की स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे परिपक्व होता है, इनमें विभेदन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन लोग इसके, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं, देखो जो एक प्रारूपिक परागकोश है, ठीक है, बात करते हैं परागकोश की। जो एक प्रारूपिक, यहाँ पे पुंकेसर कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर बात करें अपन लोग परागकोश लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे तो एक जो प्रारूपिक परागकोश है वो प्रारंभ में अविभेदित रहता है, ठीक है। एक प्रारूपिक जो परागकोश है, परागकोश की कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर थी, प्रारंभ में क्या रहता है, अविभेदित रहता है, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर बेटे बहुत सारी जीवद्रव्य युक्त सघन जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कोशिकाएं कहलाती है बेटे परपस्सु कोशिकाएं। वो क्या कहलाती है, परपस्सु सेल कहलाती है, ठीक है। एक जो प्रारूपिक परागकोश है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटे हम लोग फिलहाल पुंकेसर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, पुंकेसर के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं परागकोश, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, परागकोश लघु बीजाणुधानी, ठीक है। किसके बारे में बात करें, लघु बीजाणुधानी की बात करें, ठीक है। तो एक प्रारूपिक परागकोश है बेटे, ठीक है, वो प्रारंभ में अविभेदित रहता है, ठीक है। इसके अंदर सघन कोशिका द्रव्य, सघन जीव द्रव्य युक्त जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें कहते हैं परपस्सु कोशिकाएं। क्या कहते हैं, परपस्सु कोशिकाएं। इन परपस्सु कोशिकाओं में बेटे परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन। ये जो इनकी परपस्सु कोशिकाएं हैं इनमें परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन से ये दो भागों में बट जाती है, ठीक है। इनमें परिणत विभाजन होने से ये दो भागों में बट जाती है। पहली तो होती है बेटे प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी होती है बीजाणुजन्य कोशिका, ठीक है। वो दूसरी कौन सी होती है, बीजाणुजन्य कोशिका, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करें परागकोश लघु बीजाणुधानी, ठीक है। जो प्रारूपिक परागकोश है ये प्रारंभ में अविभेदित रहता है, ठीक है। जिनमें सघन जीवद्रव्य युक्त बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें परपस्सु कोशिकाएं कहते हैं। इन परपस्सु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप ये दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और बीजाणुजन्य कोशिका, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और बीजाणुजन्य कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका की बात करते हैं अपन लोग, तो ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है ये कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। और बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया इतना जितना मैंने बताया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूँ, ठीक है। याद रखना कोशिका भित्ति कौन, प्राथमिक वित्तीय कोशिका करती है और बीजाणुजन कोशिका किसका निर्माण करती है, बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती है। अब हम लोग एक लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था, ठीक है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका किसका निर्माण करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। हम लोग उसका डायग्राम थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम है और ये इसके सबसे बाहरी सतह है इसकी, ठीक है।